द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए आज की हमारी विशेष चर्चा का ये तीसरा महत्वपूर्ण विषय, भारत बांग्लादेश संबंध। नमस्कार। आज हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर इस रिश्ते की जो उलझने हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, आप सिर्फ पानी को घूरते रहकर समंदर पार नहीं कर सकते। विदेश नीति भी कुछ ऐसी ही होती है। बिल्कुल। सिर्फ हालात को देखते रहने से नहीं, बल्कि सही कदम उठाने से रिश्ते बनते और संभलते हैं। तो चलिए आज इसी नजरिए से भारत बांग्लादेश संबंधों की गहराइयों में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये एक बेहद जरूरी विषय है, क्योंकि दक्षिण एशिया में कुछ ही रिश्ते इतने गहरे और रणनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं जितने भारत और बांग्लादेश के। सही। ये सिर्फ पड़ोसी होने का मामला नहीं है। हमारा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा, मतलब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और शायद इसी गहरे जुड़ाव के रहे से जब बांग्लादेश की राजनीति में कोई बड़ी हलचल होती है तो भारत की भूमिका को इतनी बारीकी से देखा जाता है। हाँ। लेख का मुख्य मुद्दा भी यही है कि बांग्लादेश में होने वाले चुनावों के संदर्भ में भारत के रुख की इतनी पड़ताल क्यों हो रही है। बिल्कुल। पिछले 15 सालों में भारत के स्टैंड का बांग्लादेश की राजनीति और वहां के लोगों पर क्या असर पड़ा, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। और ये पड़ताल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है। अपने आकार और प्रभाव के कारण भारत वहां के राजनीतिक नतीजों पर असर डालने की क्षमता रखता है। और जहां क्षमता होती है वहां जिम्मेदारी भी होती है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। लेख का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो कौन सी मुख्य वजह है जिसके कारण भारत के रुख पे इतने सवाल उठ रहे हैं? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेख के मुताबिक समस्या की जड़ पिछले 15 सालों में बनी एक धारणा है। एक धारणा? हाँ, बांग्लादेश में एक मजबूत परसेप्शन बन गया है कि नई दिल्ली का झुकाव सिर्फ एक ही राजनीतिक दल की तरफ रहा है, शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग। बिल्कुल। और ये किसी एक घटना की बात नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बनी एक सोच है। लेकिन एक मिनट, क्या ये विदेश नीति में असामान्य है? अक्सर देशों के रिश्ते किसी खास सरकार के साथ ज्यादा सहज होते हैं। इसमें समस्या कहाँ से शुरू हुई? आपका सवाल बिल्कुल सही है। सहज होना एक बात है, लेकिन धारणा जब ये बन जाए कि आप सिर्फ एक ही पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, तब मुश्किल होती है। और ये धारणा तब और पक्की हो गई जब शेख हसीना के कार्यकाल में हुए चुनाव, खासकर 2014, 2018 और 2024 के चुनावों की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे। अच्छा। इन चुनावों को लेकर आम राय यही थी कि ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। अच्छा, तो ये उन विवादास्पद चुनावों से जुड़ा मामला है। लेख में जिक्र है कि उन चुनावों पर भारत का आधिकारिक रुख क्या था, क्योंकि ऐसे मामलों में डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। भारत के बयानों और ढाका में उनके मतलब के बीच एक बड़ी खाई पैदा हो गई। कैसे? देखिए, तीनों चुनावों के समय भारत ने लगभग एक जैसा बयान दिया। 5 जनवरी 2014 को कहा गया, ये बांग्लादेश के लोगों को तय करना है कि वे अपना भविष्य कैसे चुनते हैं। ठीक है। 6 दिसंबर 2018 को कहा, हम चुनाव को बांग्लादेश का आंतरिक मामला मानते हैं। और 2024 में? और 5 जनवरी 2024 को फिर दोहराया गया कि चुनाव बांग्लादेश का घरेलू मामला है। तो असल में ये कूटनीतिक भाषा का एक क्लासिक उदाहरण है। कागज पर तो बिल्कुल सही दिखता है कि हम किसी के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। हाँ। लेकिन जमीन पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ। मतलब भारत ने तटस्थता दिखाने की कोशिश की, पर उसे पक्षपात के तौर पर देखा गया। एग्जैक्टली। यही इस पूरे मामले का क्रक्स है। बांग्लादेश में इन बयानों को उन चुनावों के मौन समर्थन के रूप में देखा गया जिनमें लोगों को लगा कि उनकी आवाज को दबा दिया गया है। इसलिए अब जब भारत का विदेश मंत्रालय कहता है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनावों का समर्थन करता है, तो ढाका में इस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है, खासकर उस युवा पीढ़ी के लिए। हाँ बिल्कुल, खासकर उस पूरी पीढ़ी के लिए जो पिछले 3 चुनावों में वोट नहीं डाल सकी। उनका भरोसा कम हो गया है। लेकिन अगर हम दिल्ली के नजरिए से देखें तो क्या यह सिर्फ प्रैग्मेटिज्म नहीं था, एक व्यवहारिक कदम? मतलब? मेरा मतलब है, अवामी लीग एक स्थिर और भरोसेमंद साथी रही है, खासकर जब हम बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के साथ भारत के पिछले अनुभवों को देखते हैं। हाँ, और ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है जिसे समझना जरूरी है। भारत का अवामी लीग की तरफ झुकाव अकारण नहीं था। इसके पीछे एक ठोस ऐतिहासिक वजह है। अच्छा। जब 2001 से 2006 तक बीएनपी की सरकार थी, तब दोनों देशों के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में थे। उस दौरान क्या मुख्य चिंताएं थी भारत की? सबसे बड़ी चिंता सुरक्षा को लेकर थी।
उस वक्त भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी गुटों को बांग्लादेश में पनाहगाह मिलने की खबरें आम थीं। कनेक्टिविटी और व्यापार के प्रस्ताव अटके हुए थे। एक राजनीतिक अविश्वास का माहौल था। उसी अनुभव के बाद दिल्ली ने अवामी लीग को एक ऐसे पार्टनर के रूप में देखा जिसने भारत की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया। और शेख हसीना के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में काफी प्रगति भी हुई, है ना? बहुत ज्यादा। और यहीं पर हमें व्यापार, कनेक्टिविटी और ऊर्जा जैसे स्तंभों को इस कहानी से जोड़ना होगा। सही। शेख हसीना के दौर में भारत की सुरक्षा चिंताएं लगभग खत्म हो गईं। उन्होंने उग्रवादियों पर सख्त कार्रवाई की। इसके अलावा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जरूरी कई बड़े प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। जैसे अखोरा अगरतला रेल लिंक, भारत को बांग्लादेश के रास्ते अपने उत्तर पूर्वी राज्यों तक ट्रांजिट की सुविधा मिलना और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग, ये सब भारत के रणनीतिक हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो मतलब भारत के आर्थिक और रणनीतिक हित एक ही पार्टी के साथ इतने गहरे जुड़ गए कि उससे अलग हटकर देखना या तटस्थ दिखना मुश्किल हो गया। हाँ, राज्य से राज्य का रिश्ता, राज्य से पार्टी का रिश्ता दिखने लगा। बिल्कुल। और यही वो धुंधली रेखा थी जो 2024 की मॉनसून क्रांति के बाद पूरी तरह मिट गई। अच्छा। जब शेख हसीना को इस्तीफा देने के बाद भारत में शरण लेनी पड़ी, तो जो जुड़ाव पहले भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट था, वो रातों रात एक लायबिलिटी, एक बोझ बन गया। इस एक कदम ने उस धारणा पर मोहर लगा दी कि दिल्ली बांग्लादेश की जमीनी हकीकत से कट गई थी और एक खास राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी थी। लेख में भारतीय मीडिया की भूमिका का भी जिक्र है। उसने इस परसेप्शन को बनाने में क्या भूमिका निभाई? लेख के मुताबिक भारतीय मीडिया के एक बड़े हिस्से ने इस आग में घी डालने का काम किया। वहां होने वाली राजनीतिक हिंसा या हमलों को अक्सर सांप्रदायिक रंग देकर पेश किया गया, जिससे गलत नैरेटिव बना। लेकिन क्या ये आलोचना सही है? हर देश के मीडिया का अपना एक नजरिया होता है। भारतीय मीडिया की भूमिका इस मामले में खासतौर पर नुकसानदेह क्यों मानी गई? ये इसलिए नुकसानदेह मानी गई क्योंकि इसने बांग्लादेश के अंदरूनी जटिल राजनीतिक संघर्ष को भारत में एक हिंदू मुस्लिम मुद्दे के तौर पर सरल बना दिया। अच्छा। लेख इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। इसके ठीक विपरीत, जब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई कार्यवाहक सरकार आई, तो दुर्गा पूजा के दौरान खुद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वाकरुज़्ज़मान ने हिंदू मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने अल्पसंख्यकों को राष्ट्र यानी स्टेट की सुरक्षा का भरोसा दिलाया। ये एक बड़ा सांकेतिक कदम था। सही। लेख कहता है कि कई बांग्लादेशियों को लगता है कि भारत में अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के संदर्भ में इस तरह के भरोसे का कोई स्पष्ट समानांतर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये सोचना अविश्वसनीय है कि बांग्लादेश की एक पूरी युवा पीढ़ी के लिए भारत की छवि 1971 के एक मुक्तिदाता सहयोगी की नहीं, बल्कि एक ऐसी सरकार के समर्थक की है जिसे वो वोट देकर हटा नहीं सके। सही कहा आपने। ये परसेप्शन में एक जबरदस्त जनरेशनल शिफ्ट है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक पीढ़ीगत बदलाव है और विदेश नीति को इस हकीकत को समझना होगा। तो पुराना तरीका, यानी एक ही पार्टी पर सब कुछ दांव पर लगा देना, अब उस नए बांग्लादेश में काम नहीं कर सकता जहां इसकी राजनीतिक कीमत साफ दिख रही है। तो ये गहरी जड़ें जमा चुका पक्षपात का परसेप्शन भारत को एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है। एक रीसेट असल में कैसा देखेगा? लेख के अनुसार रीसेट का रास्ता साफ है, लेकिन उस पर चलना मुश्किल होगा। सबसे पहला कदम तो ये है कि भारत किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करने से बचे। उसे बांग्लादेश के पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के साथ, यानी अवामी लीग, बीएनपी और दूसरी पार्टियों के साथ भी बातचीत करनी होगी। और सिर्फ बातचीत ही काफी नहीं होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल नहीं। भारत को ये साफ संकेत देना होगा कि वो एक विश्वसनीय और निष्पक्ष चुनाव से उभरने वाली किसी भी सरकार के साथ काम करने को तैयार है, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो। सही बात है। और ये भी समझना होगा कि सिर्फ आर्थिक सहयोग या बड़े बड़े प्रोजेक्ट से उस राजनीतिक भरोसे को वापस नहीं पाया जा सकता जिस पर एक बार सवाल उठ चुका हो। तो मतलब व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, ये सब जरूरी तो है। जरूरी है, लेकिन राजनीतिक सद्भावना को इनसे खरीदा नहीं जा सकता। तो इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी बांग्लादेश नीति में एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना होगा। उसे एक पार्टी केंद्रित नजरिए से हटकर एक ज्यादा व्यापक और लोगों केंद्रित नजरिया अपनाना होगा, जो बांग्लादेश की घरेलू राजनैतिक सच्चाई का सम्मान करे, यानी स्टेट टू पार्टी रिश्ते से वापस स्टेट टू स्टेट और पीपल टू पीपल रिश्ते की ओर लौटना। एकदम सही। और इस दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी मिले हैं।
भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि नई दिल्ली बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ रचनात्मक संबंध चाहता है। अच्छा। इस बयान का वहां स्वागत भी हुआ है, लेकिन इसकी असली परीक्षा बयानों में नहीं बल्कि जमीन पर उठाए गए कदमों से होगी। और जाहिर है ये जिम्मेदारी सिर्फ भारत की नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। चुनाव के बाद बांग्लादेश में जो भी नई सरकार बनती है उसे भी उसी खुलेपन के साथ जवाब देना होगा। उन्हें भी भारत की सुरक्षा और रणनीतिक चिंताओं को समझना होगा और एक भरोसेमंद पड़ोसी की तरह काम करना होगा। बिल्कुल। रिश्ते हमेशा दो तरफा होते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है, ये एक बेहतरीन विश्लेषण है। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की ये चर्चा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है जिस पर हर किसी को सोचना चाहिए। किसी देश की विदेश नीति की सफलता क्या सिर्फ अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को साधने में है या फिर पड़ोसी देश के लोगों का विश्वास और सद्भावना हासिल करने में भी है? और क्या इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा जा सकता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर पूछें। हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जल्द ही एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।